नमस्कार। आज से हम लोग एक ट्रेडिशनल तरीके से फिजिक्स की क्लासेस को शुरू करेंगे। हनुमान जी की कृपा से आज ट्रेडिशनली फिजिक्स की क्लासेस शुरू हो रही हैं। पहले हम लोग लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से वीडियो को शूट करके आप लोगों के सामने दे रहा था मैं, मगर आज से जो भी वीडियो आएंगी वो टोटली आपको ब्लैक बोर्ड से या फिर वाइट बोर्ड जो भी कह सकते हैं, आप लोगों के इस माध्यम से आएंगी। तो पिछले वाले जो भी लेक्चर हुआ था पिछला जो लेक्चर हमारा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 मान लीजिए उसे, वेक्टर की पूरी एनालिसिस जो हम लोगों ने देखी थी, जिसमें एक तो एनालिसिस देखी थी वेक्टर के जो भी ऑपरेशन थे उनको हमने देखा था। ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें थी आप लोग देखिए, जैसे एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ें जो देखी थी, लॉ देखी थी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिटिव लॉ, एटसेट्रा, जो भी लॉ थे वेक्टर के रिगार्डिंग, जिसमें आप लोग जैसे ये देखते होंगे 2 वेक्टर है ए एंड बी, तो इनको ऐसे लिख देते थे। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है। उसके बाद तीसरा ये था कि मेन हमारा जो फोकस है फिजिक्स, जो हम चैनल सब्जुगेट फिजिक्स पे पढ़ा रहे हैं, सब्जुगेट फिजिक्स पे, तो मेन इस पे फोकस है हमारा 3 एग्जामों का, नीट का, जेईई मेन एंड जो मोस्ट प्रोमिनिएंट एग्जाम इंटर लेवल पे होता है फिजिक्स, जिसमें एक क्वालिटी पूर्ण पूछी जाती है, जेईई एडवांस। इन्हीं तीनों एग्जामों को लेके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि नीट में जो पिछले 5 से 7 साल के ईयर के जो भी आए थे वेक्टर एप्लीकेशन पे जो भी चीज़ें आई थी उसको हमने स्टडी किया, देखा और उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और आप लोगों के सामने वेक्टर लेक्चर में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। देखिए, जेईई मेंस में कोई मुझे ऑथेंटिकेट पेपर नहीं मिला, और इसका पेपर ऑनलाइन होता है, और वो पेपर मेरे हिसाब से अभी तक मैंने खोजा, मिलता नहीं है, मगर मैं मार्केट से इस चीज़ को दिखवा लूँगा कि पेपर अगर मिलता है तो उसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए, देखिए मार्केट में जो भी दो चीज़ें आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर के अगर आप लोग चीज़ें ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर की अगर कोई भी ओल्ड पेपर के जो भी क्वेश्चनों का कलेक्शन लेते हैं हम लोग, तो उसमें सॉल्व एंड अनसॉल्व दोनों होते हैं। ठीक है। देखें, दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। जो लोग कहीं कोचिंग वगैरह में तैयारी वगैरह कर रहे हों तो वो लोग अनसॉल्व चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि अनसॉल्व चीज़ें से ही आप लोग जो भी कोचिंग में कंसेप्ट वगैरह सीख रहे होंगे, उसी कंसेप्ट का यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, जिससे आपके जो कंसेप्ट है और ज़्यादा उभर के आएगा। और जो लोग किसी कोचिंग वगैरह में
नहीं अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो लोगों को सॉल्व पेपर ज़्यादा मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि 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 इसमें सॉल्व करने की टेक्निक मालूम चल जाती है। सॉल्व करने की अगर कोचिंग या फिर कहीं से अगर हेल्प नहीं ले रहे होंगे तो थोड़ा सा इससे सॉल्यूशन से आप लोगों को हेल्प पता चल जाता है, प्रक्रिया पता चल जाती है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। जिसमें अब वेक्टर में हम लोगों ने बहुत चीज़ें जो फिजिक्स में पढ़ी थी, वेक्टर से रिलेटेड जो भी फिजिक्स में चीज़ें पढ़ी थी, उसमें आप लोग देखे होंगे कि फिजिक्स ना पढ़े हुए, मतलब फिजिक्स का हम लोगों ने तो अभी एक ही चैप्टर अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है, उसके अलावा और कोई भी चैनल हम लोगों ने सॉल्व कराया नहीं है, जेन्युइन सी बात है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी मतलब जेई एडवांस की अगर हम बात करें, जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस में लगभग में हम लोगों ने 20 साल का पेपर हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। 2007 से लेके नहीं 20 साल नहीं कह सकते, 15 साल का पेपर 2007 से लेके 2021 में जो भी वेक्टर बेस्ड, ठीक है, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखा था। और जिसमें फिजिक्स के जो फार्मूला हैं और फार्मूले के बाद सीधे उनका एप्लीकेशन है, ठीक है। और वो एप्लीकेशन जो है वो वेक्टर बेस्ड है, ठीक है। तो बस आप फार्मूला अगर आपको याद है और वेक्टर के जो भी एप्लीकेशन है और वेक्टर के जो भी ऑपरेशन है, एडिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी डिवाइडेशन, जो भी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को अगर आप जान रहे हैं तो सीधे फिजिक्स को पढ़ने की, वहाँ पे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उन क्वेश्चनों को आप खूब आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो ये चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब आगे जो हमारा चैप्टर है, कुछ लोगों का, हमारे जानकारी के लोग थे, उन लोगों का ये कहना था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चनों के हिसाब से आप लेक्चर बनाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों के हिसाब से। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चनों के हिसाब से जो लेक्चर बनेंगे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने रहेंगी, तो उसमें पहला चैप्टर जो है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। 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 अब यूनिट एंड मेजरमेंट में हम शुरू करेंगे इसको, आज इस चैप्टर को शुरू करने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीट में इसका एप्लीकेशन है यूनिट का, ठीक है। मेजरमेंट से क्वेश्चन जो हैं आपके, मेजरमेंट से क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आए हुए हैं और जेई मेन में भी आए हुए हैं, ठीक है, जेई मेन में आए। मगर अगर यूनिट की बात करें, हम यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट में हमारा केवल 1 साल, मतलब 1 ईयर में, मतलब 15 साल की जो हमारी एनालिसिस थी, 15 ईयर के जो पेपर देखे थे, उसमें किसी 1 ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मगर इससे रिलेटेड 2 या 3 साल में आपको क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और इसी को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इनको ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यूनिट एंड मेजरमेंट में हम चीज़ों को शुरू करते हैं। मगर यूनिट जो है, ये जो है आपका, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका नीट वालों के लिए,
नीट के जो भी पेपर बनते हैं, पेपर सेटर होते हैं, उसमें फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल से मतलब पूछी भी नहीं जाती है, मगर उस लेवल पे बायो के जो बच्चे होते हैं, बायो के बच्चे होते हैं, वो मेनली जो होता है वो जूलॉजी और बॉटनी पे, जूलॉजी एंड बॉटनी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग फिजिक्स पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो इसीलिए उसमें अच्छे से लेवल पे पूछा भी नहीं जाता है। और जो एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एडवांस के क्वेश्चनों में मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन से काफ़ी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन होता है उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब चलिए यूनिट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट में आप लोग देखेंगे इसमें एक जो हमारी जो फंडामेंटल यूनिट है, देखिए यूनिट दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक, एक फंडामेंटल यूनिट है, और दूसरी जो यूनिट है डेरिवेटिव यूनिट। ठीक है, डेरिवेटिव यूनिट। ठीक, फंडामेंटल यूनिट में आपकी आ जाता है मास, और मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। ठीक है, ए होता है एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, इसको ग्राम भी कहते हैं, इसका ए आपका होता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो एमकेएस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एमकेएस का होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, सेकंड। ठीक, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, इसको मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों को कह रहा है कि मास की यूनिट लिखिए, किसी एग्जाम में लिख देगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो सीधे सीधे चार ऑप्शन दे देगा। एक ये दे देगा कि m⁻0, ठीक है, यहाँ पे 0 लगा देगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा m⁻1, तीसरा ऑप्शन दे देगा m⁻2, चौथा ऑप्शन दे देगा m⁻3। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको चार ऑप्शनों में से आप लोग देख लीजिए कि इसमें आपका ये ऑप्शन इसमें सही होगा। एक बहुत नॉर्मल सा है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ से इसको, उसके बाद दूसरी जो यूनिट है ये है टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें भी एमकेएस में भी और सीजीएस सिस्टम में भी, दोनों में भी टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो सेकंड में किया गया है, सेकंड में, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है टेम्परेचर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन में, और इसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरा जो था टेम्परेचर था। चौथा जो है, अगर गलती से नंबरिंग गलत हो जा रही होगी तो उसको आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, चौथा जो है आपका लेंथ, इसको मीटर में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। ठीक है, सीजीएस एमकेएस वाला फंडा है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यल से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को या फिर इस चैप्टर में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रेटजी रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए ये रहेगी कि हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में 50% या 50%, मोर देन 50% जो हैं फिजिक्स के फार्मूलों को यहीं पे देख लेंगे।
ठीक है। फिजिक्स के फार्मूलों को देख लेंगे, अपनी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, मेरी भी अलग स्ट्रेटजी है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि फिजिक्स के फार्मूलों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिक्स के फार्मूलों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिजिक्स का जो 50% क्वेश्चन जो होता है, वो 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला याद होने से ही, फार्मूला याद होने से ही आप लोग, फार्मूला आपको रिमेंबर है तो 50% क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज फार्मूलों को लिखना शुरू करूँगा और फार्मूलों के हिसाब से उनकी यूनिट लिखूँगा, ठीक है। अब ये तो हमारी फंडामेंटल यूनिट के बारे में था जो आप लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक, मतलब अगला टॉपिक क्या कह सकते हैं, जो डेरिवेटिव यूनिट्स होती हैं, डेरिवेटिव यूनिट्स, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में ही आ गई होंगी कि डेरिवेशन से जो चीज़ें निकलती हैं या फिर ये फंडामेंटल यूनिट से ही बन के जो यूनिट बनती है उसको डेरिवेटिव यूनिट्स कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मास हो गया, मास हो गया, और मास को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अगर इस केस में, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, मास को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे जो यूनिट निकल के आ रही है, उससे जो यूनिट निकल के आ रही है वो होती है डेरिवेटिव यूनिट्स, ठीक है, डेरिवेटिव यूनिट्स उनको कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक मास है, मान लीजिए कोई एक मास है, इसका अगर लेंथ से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और मान लीजिए कि एक फिजिक्स की क्वांटिटी बन के आती है जिसका हम नाम देते हैं x, ठीक है। तो अब देखिए मास का, अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ x, क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिट में कुछ भी हाइपोथेटिकली, यूनिट में क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी हाइपोथेटिकली चीज़ों को जनरेट कर देगा और वहीं से उस पर आप लोगों को उसको डेरिवेटिव यूनिट्स निकालने के लिए बोलेगा और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता है। फिजिक्स हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, ठीक है। हम पहले भी अपने फंडे को एक बार आप लोगों के सामने फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो भी फिजिक्स है ना, फिजिक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस इनटू कॉन्सेप्ट पे चलती है, ठीक है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस इनटू फार्मूला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये फिजिक्स है, अब इसमें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दोगे तो एक आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा प्रैक्टिस मल्टीप्लाइड बाय फार्मूला। ये फिजिक्स का एक सबसे बेसिक क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं फार्मूला है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको फार्मूला पूरा याद है तो आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स में कंसेप्ट को अगर क्लियर करना है तो आप जितना ज़्यादा फिजिक्स पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं अपने डेरिवेटिव्स पे, जो हमारी चीज़ें हैं, ठीक। तो डेरिवेटिव्स में देखिए इसमें पूछ रहा है x का क्या यूनिट होगा। तो देखिए मास का जो यूनिट था वो था m, ठीक है, मास का यूनिट m था, और लेंथ का जो यूनिट था वो था l। तो इसमें जो x का यूनिट आएगा वो आएगा m l, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी, ठीक। इतना चीज़ें हमारे संज्ञान में है, ठीक है, और ये चीज़ें हमने सीखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब एक चीज़ और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बेसिकली नीट वाले लोगों को, ठीक है, नीट वाले लोग समझें इसको, नीट वाले लोग समझें क्या समझना है इसमें
कि किसी पे मान लीजिए कि अगर ए है, कोई यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है ए, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिक्स की क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिक्स की क्वांटिटी है। तो अगर इस पे ए टू द पावर अगर 0 आता है, देख लीजिए ये आप लोग नीट वाले लोग इसको याद करेंगे, उस वैसे फार्मूले का जो भी एक लेक्चर है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तब भी मैं बता दे रहा हूँ, ए टू द पावर अगर 0 कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 1 आती है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी अगर उस पे पावर 0 अगर लग गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जब भी चीज़ों को डेवलप करने के लिए यूनिट में की जाएगी तो इसमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। अगर ए टू द पावर 1 है तो इसको ए भी लिखा जा सकता है, मगर अगर ए टू द पावर ए है तो इसको ए स्क्वायर ही लिखा जाएगा। तो इन दो चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। अब इसका जो अगला है इसमें कि इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स भी सीधे सीधे बनाते चले जाइएगा और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी बातों से ही कंसेप्ट का क्लियरेंस होता है। और बातें अगर ठीक से याद आ जाए, अगर एग्जाम में वही बातें अगर स्ट्राइक कर जाएं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि जैसे एक फार्मूला जो है हमारा, एक फार्मूला हम ले रहे हैं, एक फार्मूला हम ले रहे हैं यहाँ पे, जो हमने कहा था कि फार्मूले के हिसाब से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो मान लीजिए कि पहला फार्मूला हमारा, देखिए उस पर हमने कितनी बार बताया भी है कि हमारा जो पढ़ाने का कंसेप्ट रहेगा और हम लोगों के पढ़ने का जो भी कंसेप्ट रहेगा, वो कंसेप्ट में हम एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वो क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है कि फार्मूले की कॉपी हमारी अलग होगी और एक फिजिक्स की कॉपी अलग होगी, ये दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि फार्मूला है, पहला फार्मूला हम यहाँ पे लेके चलें फोर्स का न्यूटन ने बताया था कि फोर्स अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है, तो अगर इसको फोर्स को हम इक्वेट करके लिखते हैं तो ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक। इसमें एक्सेलरेशन जो है ये डेरिवेटिव यूनिट्स का पार्ट होगा, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स का जो पार्ट है वो आपका मास है, मगर एक्सेलरेशन जो है डेरिवेटिव यूनिट्स का पार्ट है। और एक्सेलरेशन के लिए भी एक फार्मूला हम लिखते हैं। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला दूसरा जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा dv/dt, दूसरा फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और यूनिट आ गई निकल के। अब जब तक हम उस चीज़ को लेके जाएंगे, जब तक हमारी फंडामेंटल यूनिट्स ना मिल जाए, तो जब हम इसको और आगे लेके जाएंगे तो तीसरा जो आएगा वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए ये एक्सेलरेशन हो गया, अब तीसरा जो है वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर वेलोसिटी के बारे में देखेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिख देंगे वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt। अब देखिए दो चीज़ें आ गई हैं हमारी, ठीक है, dx/dt, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे होंगे, ये हमने डेरिवेटिव यूनिट्स पे आ चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारी डेरिवेटिव यूनिट्स पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो हमारा डेरिवेटिव यूनिट्स है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। हम लोगों को इसमें कोई अब दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि अब हम फिजिक्स का जो भी फोर्स का जो भी इसमें यूनिट्स आने वाली है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखिए वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt,
ठीक है, यानी कि डिस्टेंस का या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और देखिए जो चेंज है यानी कि इसका जो ए है, जो डिस्टेंस का या फिर डिस्प्लेसमेंट का, इसको मेजर करते हैं हम मीटर में, और मीटर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है एल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, एक टाइम का जो है ए क्या है, टी, तो इस चीज़ को दिखा देंगे। अब देखिए ऐसे चीज़ों को लिखने में थोड़ा इसको सिस्टमेटाइज करते हैं, तो इसको ऐसे करके यहाँ से इसको ए ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर जो पावर है ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जब इसमें वेलोसिटी का यूनिट जो होगा ये हो जाएगा यल टी टू द पावर -1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब देखिए जब ये हो गया, वेलोसिटी का आ गया, अब यही एक्सेलरेशन में चीज़ें चलेंगी। तो जब एक्सेलरेशन में चलेंगी तो ये हो जाएगा dv/dt। अब वेलोसिटी का हमें यूनिट मिल चुकी है यल टी टू द पावर -1। ठीक है, और इसका भी यूनिट हमारे पास है, ठीक है, टी। तो अगर इसको फिर से अगर हम सिस्टमेटाइज करेंगे तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो होगा यल टी टू द पावर -2। ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब यही चीज़ें हम फोर्स में चलेंगे तो फोर्स का हमारा क्या है, फोर्स का क्या है, F = m × a। तो इसमें फोर्स की जो यूनिट होगी वो होगी, देखिए मास की जो यूनिट हो जाएगी m। ठीक है, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट हो जाएगी ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स की यूनिट। ठीक है, तो ये फोर्स की यूनिट हो जाएगी, इसको लिखेंगे। अब देखिए एक तो हमने 3 फार्मूले यहाँ पे देख चुके हैं, चौथे फार्मूले के देखने की हमारी आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि हमने 3 फार्मूलों को सीख चुके हैं, 3 चीज़ों को हम जान चुके हैं। ठीक है, नीट वाले लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इतना बेसिक से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ABCD तरीके से भी पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग इस पे अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, जो भी आपकी समस्याएं कमेंट बॉक्स में, या तो फिर एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर उस पर भी आप लोग अपनी समस्याओं को आसानी से छोड़ सकते हैं, और उसी के हिसाब से हम उस चीज़ों को पहले आधा घंटा 15 मिनट जो भी उस समस्या रहेगी उस समस्या को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे या फिर एक सेशन अलग से कर लिया करेंगे, उसमें जो भी समस्याएं पूछी गई होंगी उसको हम सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, अगला जो है चौथा जो आने वाला है हमारा स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस जो होता है ये होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस को अगर सही मायने में डिफाइन किया जाए तो अगर मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पे दोनों तरीके से देखिए स्ट्रेस जब भी लगेगा ना जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे पे लगेंगे। अगर मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता रहा हूँ, तो इसे देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए कि फोर्स F लगा है, ठीक, यहाँ पे एक फोर्स F लगा है, तो इस केस में क्या होगा कि बॉडी आपकी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी, क्योंकि इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 0 है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो उस बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इस केस में बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होती है। ठीक है, अब स्ट्रेस जो जनरेट होती है उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग बता देते हैं कि जो भी मतलब डिफिनीशन दे देते हैं कि जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है अगर उस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस, ये गलत है। ठीक है,
ये टोटली गलत है, ये डिफिनीशन ही गलत है। देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे सेक्शन है, मान लीजिए कि एक सेक्शन ए और ए डैश, यहाँ से हमने बॉडी को दो पार्टों में हाइपोथेटिकली हमने इसे काट दिया है। जब इसको हम काट देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब देखिए इस बॉडी को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फोर्स लगेगा, ठीक है, रजिस्टेंस फोर्स लगेगा, ठीक है, रजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा जो इंटरनली लग रहा है बॉडी के अंदर, जो है इंटरनली लग रहा है रजिस्टेंस फोर्स। और ये फोर्स जो है इंटरनली लग रहा है और हमेशा बॉडी को एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, देखिए बॉडी जैसे मान लीजिए एक मूवमेंट नहीं हो रहा है मगर दो तरीके से फोर्स लग रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे ये है, अगर मैं बहुत ताकत से अगर इस फोर्स को अगर मैं लगाऊंगा तो ये या तो ये मार्कर जो है इलोंगेट करेगा। अब मेरी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसमें इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो रजिस्टिंग पावर जो है, रजिस्टिंग पावर जो होगी वो मेरे फोर्स के तुलना में कम हो जाएगी रजिस्ट करने की। तो उस केस में क्या होगा कि इसका इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस मार्कर का इलोंगेशन शुरू हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। अगर ये बॉडी इलोंगेट कर रही है, अगर माइन्यूट सा इलोंगेशन होता है तो उसको कंसीडर नहीं करते, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इस फोर्स के बराबर ही होता है। तो इसकी जो डिफिनीशन होती है स्ट्रेस की, कि यूनिट रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें छोटी मोटी हैं, मगर मान लीजिए कि नीट उठ के एग्जाम में अगर पूछ ही ले कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, ऑप्शन बना के 4 दे देगा, पर यूनिट फोर्स दे देगा, पर यूनिट रेजिस्टेंस फोर्स दे देगा, इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें फोर्स का जो है, फोर्स का हमें यूनिट पता चल चुका है, ठीक है, फोर्स का यूनिट पता चल चुका है। ये यूनिट जो है एम एल, ठीक है, ये है। एरिया जो है, एरिया जो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। अब इसका जो यूनिट होगा, एरिया का जो यूनिट होगा, एरिया का जो यूनिट होगा ये होगा एल और ये भी होगा एल। तो इसका जो यूनिट होगा एल और, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए लेंथ भी जो हमारी मेजर की जाती है, लेंथ भी मेजर की जाती है मीटर में, लेंथ भी मेजर की जाती है मीटर में, और विड्थ भी जो हमारी मेजर की जाती है वो भी हमारी मीटर या फिर सेंटीमीटर में की जाती है। तो अब मीटर और सेंटीमीटर जो भी है उसका अगर फंडामेंटल यूनिट देखेंगे तो वो आपकी आएगी हमेशा यल, ठीक है, डिनोटेड यल, ठीक है। अब देखिए जब इसी चीज़ को अगर यहाँ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है, अपॉन यल टी टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और करेंगे, जनरलाइज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और -2 हो जाएगा ये, ठीक है, a +1 हो जाए। तो देखिए a जो है एम एल टी टू द पावर -2 और ये हो जाएगा एल टी टू द पावर -2, ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब इसको देखिए यहाँ से, अब इसको एम, ठीक, एल, ये तो मान लीजिए कि अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1, ये हो जाएगा -2, ठीक है, टी टू द पावर -2, ठीक है। तो इस चीज़ को ये हो जाएगा एम एल -1 टी टू द पावर -2। तो ये आपका स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी, स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेस की यूनिट हो गई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कुछ लोग हो गए होंगे, बेसिकली जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम 4 ही फार्मूलों को देखेंगे, मगर एक चीज़ और कंसेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए अगर कोई यूनिट है, देखिए ये यूनिट है और इस पे ऐसे लिखा है, इसको कहा जाता है बेस,
बेस, इसको कहा जाता है पावर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। इसको बेस कहा जाता है, उसको पावर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, अगर दो यूनिट हैं, मान लीजिए कि a⁻2 और a⁻3। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के केस में मान लीजिए कि a⁻2 इंटू a⁻3, तो अगर इन दोनों यूनिटों का अगर बेस अगर सेम होता है, सेम, देखिए यहाँ पर भी बेस a है और यहाँ पर भी a है, तो अगर इन दोनों का बेस सेम होता है तो इनकी पावरें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a⁵। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि दूसरे केस में a⁻2 और a⁻−3 है, तो इस केस में क्या होता है, a⁻²। ठीक है, ए ऐसे होता और a-1 हो जाता। तो इन सब चीज़ों को भी, ये भी एक तरीके का फार्मूला ही है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसको जैसे जनरलाइज टर्म में लिख दे रहा हूँ, जनरलाइज टर्म में 2-3 फार्मूलों को और लिख रहा हूँ जो मैथ के हैं। नीट वाले लोग इसको देखेंगे। ठीक है, मैथ वाले लोग तो कहीं से ना कहीं से इस चीज़ को देख ही लेंगे। ए हो जाएगा और ए हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऐसे लिखेंगे, एक फार्मूला नंबर 1 हो जाएगा। अगर इन दोनों का डिवाइडेशन होता है तो ऐसे लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये यूनिट में बहुत काम आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।